सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले उस नई फसल की बात जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है, जिसे सींचने के लिए आतंकी संगठनों ने जिहाद के नाम पर पूरा जोर लगा दिया है। अब तक आपने सुना होगा कि इतने आतंकियों ने सीमा पार करके भारत में घुसपैठ की, आतंकियों को मार दिया गया, लेकिन जल्द ही इन लाइनों में थोड़ा बदलाव हो सकता है और इसके पीछे है पाकिस्तान का वो पैटर्न जो अब तेजी से बदल रहा है। इन्हें आप दो तस्वीरों के जरिए समझिए। अब तक आपने आतंकियों का वही रूप देखा होगा जिसमें वो मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथों में बंदूक लिए नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों का एक नया संस्करण तैयार हो रहा है और अब इन रूटीन आतंकियों की जगह बुर्के वाली ब्रिगेड आ गई है, जिनके हाथों में बंदूक और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार हैं। यानी आतंक की ये तस्वीर नई है, लेकिन मकसद वही है। इस खबर का आधार वो साजिश है जो अब लश्कर का मुखिया हाफिज सईद कर रहा है, जिसके आतंकियों को हमारी सेना चुन चुन कर मार चुकी है और इसीलिए अब ये हाफिज सईद महिलाओं के भरोसे बैठा हुआ है। आपने कुछ दिन पहले ये सुना था कि मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक महिला विंग को बना लिया है, जिसका नाम जमातुल मोमिनात है, लेकिन अब उसी तर्ज पर हाफिज सईद ने भी आतंकियों की महिला विंग को तैयार कर लिया है और ये भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है, ये हम आपको सत्ता में समझाएंगे। लेकिन पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो पाकिस्तान से आई है। इसमें एक मीटिंग हो रही है जिसमें कई महिलाएं मौजूद हैं, कोई बुर्के में है तो कोई हिजाब में है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब लश्कर की आतंकी हैं। इसीलिए जैश के बाद लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी महिला विंग इस वक्त चर्चा का विषय है। खबर है कि पाकिस्तान में लश्कर की महिला विंग का चुनाव भी कराया गया है। इसको लेकर पाकिस्तान के सियालकोट में महिला आतंकियों की बैठक हुई है। सियालकोट में आतंकी महिला विंग के इंट्रा पार्टी चुनाव कराए जाने की खबर है। यानी अब हाफिज सईद महिलाओं के जरिए आतंकवाद फैलाने के ख्वाब देख रहा है। सियालकोट से आई ये तस्वीरें हाफिज सईद की साजिश को और ज्यादा पुख्ता कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये खबर आ चुकी है कि लश्कर द्वारा महिलाओं के लिए आतंक की कोचिंग चलाई जा रही है। इसकी डिटेल भी आप सुनिएगा। खबरों के अनुसार अल्फियातुल जिहाद फी सबीलिल्लाह नाम से शुरू किए गए ऑनलाइन कोर्स के जरिए महिला ब्रिगेड का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बाकायदा आतंक के एक्सपर्ट महिलाओं को ब्रेन वॉश की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस कोचिंग सेंटर में जिहाद की एक्स्ट्रा क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है। खास बात यह है कि आतंकी हाफिज सईद की बहनें ही महिलाओं को जिहाद का पाठ पढ़ा रही हैं और उन्हें आतंकी बना रही हैं। इसके अलावा कभी कभी आतंकी हाफिज सईद भी स्पेशल क्लास देता है। ये वही हाफिज है जो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आतंक की कोचिंग में जिहाद की जो क्लास लगाई जाती है, उसमें महिला आतंकियों के लिए कुछ नियम और कायदे भी बनाए गए हैं। जरा उसकी लिस्ट भी आप देखिए। महिलाएं जिहाद की इस क्लास में ऑनलाइन भी शामिल हो सकती हैं। जिहाद की ऑनलाइन क्लास हफ्ते में 5 दिन ही कराई जाएगी और इसका समय रखा गया है रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। जिहाद की इन क्लासों का लिंक और पासवर्ड शेयर करने या रिकॉर्ड करने पर पाबंदी है। इस कोर्स की रिकॉर्डिंग केवल अधिकृत एडमिन के पास रखने का नियम है और यह भी तय किया गया है कि जब तक महिला आतंकी आतंक का पिछला पाठ याद नहीं करेगी, उसे अगला पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज आपको यह समझना चाहिए कि आतंकियों की महिला ब्रिगेड की वजह से भारत के लिए परेशानी का मीटर क्यों दौड़ना चाहिए और आखिर ये आतंकी लेडी विंग बनाने पर फोकस क्यों कर रहे हैं। असल में एक्सपर्ट्स के अनुसार आमतौर पर महिलाओं पर किसी का शक कम होता है, इसीलिए महिला आतंकियों को पहचानना एक चैलेंज होगा। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कहीं पहुंचना या एंट्री करना ज्यादा आसान माना जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इन महिला आतंकियों द्वारा आकर्षक कैंपेन आसानी से चलाए जा सकते हैं, जबकि हनी ट्रैप के जरिए नई तरह के मिशन को अंजाम देना भी आसान हो सकता है। इसीलिए मसूद हो या हाफिज सईद, हर किसी का फोकस आतंक की महिला ब्रिगेड पर ही टिका है। अगर किसी भी जगह से अगर भारत में वो लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो अगर आप देखें महिलाओं के ऊपर शक कम जाएगा। मान लो कोई महिला नेपाल से आ रही है, जरूरी नहीं है कि हर एक बॉर्डर में महिला पुलिस हो उसकी सर्च करने के लिए। अब वो क्या लेके आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोरियर को की तरफ से की तौर पर अगर महिलाओं को इस्तेमाल किया जाए, यानी कि कोई भी पैसा पहुंचाना
एक्सप्लोजिव पहुंचाना या कोई वेपन्स पहुंचाना, उसमें भी महिलाओं की चेकिंग जरा कम मुश्किल मानी जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महिलाओं का योगदान और महिलाओं को टेररिस्ट में ग्रुप्स में शामिल करना, ये उनकी फितरत में है। पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है वो नई नई चीज़ें और भी सोचते रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई ग्रुप उनका टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि हाल ही में एलईटी डिक्लेयर हुआ है और जैश ए मोहम्मद डिक्लेयर हुआ है, तो ये उसी से पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो उसमें बोलेंगे कि ये महिलाओं के लिए हैं ऑर्गेनाइजेशन, और वो महिलाओं के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर क्या है कि टेररिस्ट का जो फंड फ्लो है, टेरर फंडिंग जो है, वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आती रहती है। तो ये भी एक कारण होता है कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का योगदान और महिलाओं को शामिल करते हैं ये आतंकी संगठन। जब कोई देश अपनी राष्ट्र नीति में आतंकवाद को शामिल कर लेता है तो उसके साथ क्या होता है, इसका एक टीजर भी आया है। और ये टीजर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का है। यहाँ शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं दिया गया। इसके लिए शहबाज शरीफ ने 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन पुतिन अर्दवान के साथ मीटिंग करते रहे। उन्होंने शहबाज को अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन बेइज्जती कराने के शौकीन पाकिस्तानी पीएम 40 मिनट के इंतजार के बाद जबरदस्ती इस बैठक में घुस गए, जिसके बाद उन्हें बाहर निकलना पड़ा। ये घटना तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के सम्मेलन में हुई। वैसे शहबाज शरीफ को इंतजार कराकर राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि विश्व कूटनीति में उसका आकार क्या है, हैसियत क्या है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली में वायु प्रदूषण वाले दर्द की बात करते हैं। दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण अब एक ऋतु की तरह बन चुका है। देश में हर वर्ष 6 ऋतुएं आती हैं, लेकिन दिल्ली में हर वर्ष एक प्रदूषण ऋतु भी आती है, जिससे दिल्ली वाले परेशान होते हैं। आज प्रदूषण वाली ये परेशानी संसद में मुद्दा बनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर सरकार से सवाल पूछा। सरकार से प्रदूषण को कंट्रोल करने वाला प्लान मांगा। प्रदूषण पर सरकार का एक जवाब भी चर्चा में है, जिसमें सरकार ने बताया कि भारत ने अपने एयर क्वालिटी नियम खुद बनाए हैं, इसलिए आज प्रदूषण पर सत्ता की इस कुंजी को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे संसद में हुए प्रदूषण वाले विमर्श की, जिसकी शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा कि प्रदूषण देश के लिए अहम मुद्दा है, इसलिए सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए। वायु प्रदूषण कम करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके लिए विपक्षी नेताओं से सलाह लेने में भी सरकार को कोई परहेज नहीं। रेड जोन में पहुंच चुकी प्रदूषण वाली समस्याओं पर राजनीतिक बयानों की ये रील आप भी देखिए। I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, a methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है और हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, हमको ये डिस्कस करना चाहिए। सरकार एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए, उसको पुश करे तो बहुत अच्छा है। एक जहरीला सांस में हम लोग जी रहे हैं और आपने लेकर AQI कैसे मेजर करता है उसके मापदंड बदल दिए। कोई कार्रवाई नहीं, जिसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है। बिल्कुल ये राजनीति का विषय नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर विषय है कि हमें सोल्यूशंस ढूंढने हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। एक सकारात्मक चर्चा हो और कोई सोल्यूशंस बेस्ड चर्चा हो।
अब प्रदूषण पर आए एक सरकारी जवाब वाली कुंजी आपको दिखाते हैं, जिस पर कई सवाल हैं, क्योंकि इस जवाब में सरकार ने साफ किया है कि प्रदूषण को लेकर भारत के अपने मानक और नियम हैं। इन मानकों का WHO से कोई लेना देना नहीं है। ये बात पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कही। साफ किया कि भारत ने अपने एयर क्वालिटी मानक खुद बनाए हैं, क्योंकि प्रदूषण के मानकों को लेकर WHO का कोई नियम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सिर्फ दिशा निर्देश जारी करता है। उन दिशा निर्देशों के आधार पर सभी देशों को अपने स्टैंडर्ड निर्धारित करने में मदद मिलती है। भारत में भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के मुताबिक मानक तय किए गए हैं। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस सिर्फ सलाह हैं। कोई देश उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत ने इसके लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत में जो प्रदूषण के मानक तय किए गए वो वायु प्रदूषण वाले खतरे को कितना सही दिखाते हैं। इस पर आज हमने तथ्यों और आंकड़ों वाली एक कुंजी तैयार की है। जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है, एक शब्द आप बार बार सुनते होंगे, AQI, जिसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा कितनी शुद्ध है। इस AQI का पैमाना भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अलग अलग है। भारत में 0 से 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है, तो यूरोप में 5 तक ही AQI को अच्छे की कैटेगरी में रखा गया है। भारत में AQI 51 से 100 तक संतोषजनक है। यूरोप के देशों में सिर्फ 6 से 15 AQI होना संतोषजनक है। भारत में 200 तक AQI सामान्य की श्रेणी में है। यूरोप में ये सिर्फ 50 तक है। यूरोप में जहां 50 से 90 तक AQI खराब की कैटेगरी में है, तो भारत में 200 से 300 AQI को इस कैटेगरी में रखा गया है। 140 तक AQI को यूरोप में बहुत खराब मान लिया जाता है, तो भारत में 300 से ज्यादा AQI होने पर बहुत खराब की कैटेगरी में ये आता है। 140 से ऊपर AQI होने की स्थिति यूरोप के किसी भी देश के लिए हेल्थ इमरजेंसी की तरह हो सकती है, लेकिन भारत में AQI का खतरनाक स्तर 400 से ऊपर शुरू होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि AQI भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये भौगोलिक परिस्थितियां वायु प्रदूषण वाले खतरे को कम नहीं करती हैं। दुनिया के किसी भी देश में अगर AQI बढ़ेगा तो उसका असर भी होगा। जहां तक WHO का सवाल है, 2021 से पहले WHO ने साल भर के 10 औसत AQI को अच्छा मानता था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया। अब WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक सालाना औसत AQI 5 से कम होना चाहिए। भारत में इसका पैमाना 8 गुना ज्यादा तय किया गया है। यानी भारत में सालाना औसत AQI 40 तक भी हो तो उसे अच्छा माना जाएगा। लेकिन असली चिंता इससे भी आगे की है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक दिल्ली का औसत AQI 187 रहा है। दिल्ली वालों का दर्द इस बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण WHO की निर्धारित सीमा से 20 गुना से भी ज्यादा है। दिल्ली NCR में रहने वाले लोग इसे हर वर्ष महसूस कर रहे हैं। जो सालाना औसत AQI 5 से कम होना चाहिए, वो दिल्ली में 2021 में 197 था, 2022 में 199, 2023 में 190, 2024 में 201 था। साल के कुछ दिनों में तो दिल्ली का AQI 400 तक चला जाता है। इस पूरी बहस के बाद संसद में पर्यावरण मंत्री ने भी बयान दिया। ये कहा कि दिल्ली की हवा साफ हो रही है, लेकिन कैसे, उनका पूरा बयान सुनिए। 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। भारत में जिस 50 AQI को अच्छा बताया जा रहा है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि 15 से 50 के बीच AQI हो तो आंखों में जलन और अस्थमा के मरीजों के लिए खतरा हो सकता है। AQI 50 से ज्यादा होने पर तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सांस संबंधी संक्रमण हो सकता है। धीरे धीरे याददाश्त तक कमजोर हो सकती है।
फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। सोचिए, जिस 50 AQI को सुरक्षित माना जा रहा है उसमें भी सांसों पर संकट आ सकता है। फिर अगर ये AQI 200 रहे तो खतरा कितना बड़ा है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण से हर वर्ष 81 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से 21 लाख भारतीय हैं। प्रदूषण को लेकर अब लॉन्ग टर्म प्लान की बात की जा रही है और सही प्लानिंग के साथ इसे कंट्रोल किया भी जा सकता है। चीन ने पिछले 1 दशक में ऐसा करके दिखाया है। चीन की राजधानी बीजिंग और दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति करीब करीब एक जैसी है। 2013 में बीजिंग का औसत AQI 90 था, जो 10 साल बाद 2023 में 32 पर पहुंच गया, जबकि दिल्ली का औसत AQI 2013 में 153 था, जो 2023 में बढ़कर 190 हो गया। ये सब इच्छा शक्ति और प्लानिंग से संभव हुआ। चीन की सरकार ने 10 साल पहले प्रदूषण की समस्या को स्वीकार किया, उस पर काम शुरू किया। $100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर लॉन्ग टर्म प्लान बना। चीन की राजधानी बीजिंग की हवा अब साफ है। सवाल फिर है कि जो बीजिंग में हुआ वो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। इस पर आज हमने एक्सपर्ट से भी बात की। मनु सर, एक बात बताएं कि ये किस तरह का स्टैंडर्ड है? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें और नेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, किस तरह से फर्क देखते हैं? इस समय हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रदूषण को कम करा जा सकता है। इस समय ये झगड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर PM 2.5 को WHO 15 खतरनाक मान रहा है और हम उसे 60 खतरनाक मान रहे हैं, ये डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम पूरे नॉर्थ इंडिया में 15 की डेफिनेशन से स्वस्थ हवा दे पा रहे हैं, ना हम 60 की डेफिनेशन से स्वस्थ हवा दे पा रहे हैं। जो AQI है वो कंसिस्टेंटली 100 दिन से ऊपर 200 से ऊपर रह रहा है। चाइना, जहां एक समय एयर क्वालिटी हमारे जैसी ही बदतर थी, उन लोगों ने उस पर पूरी शक्ति लगाकर अपनी एयर क्वालिटी को साफ कर लिया। प्रदूषण का पैमाना तय कर लेना सरकार और सिस्टम का अधिकार है, लेकिन इसे कोई नई वैज्ञानिक खोज नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह से प्रदूषण पर सुविधाजनक पॉलिसी है, जिसे अंग्रेजी में पॉलिसी कन्वीनियंस भी कहते हैं। अगर PM 2.5 के ऊंचे स्तर को हम सामान्य मान लेंगे तो कई शहर जिनकी हवा खराब है वो भी सामान्य मान ली जाएगी। इसे आप बढ़े हुए प्रदूषण पर सरकार का नया पॉलिसी मास्क भी कह सकते हैं, जिससे प्रदूषित शहरों वाली छवि हो सकता है कुछ समय के लिए बच जाए, लेकिन लोगों के फेफड़े नहीं बचेंगे। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहला कदम यह है कि पहले ये माना जाए कि समस्या है। अगर समस्या को नकारते रहेंगे तो उसका समाधान कभी नहीं होगा। सत्ता में अब उस राजनीतिक खबर की बात करते हैं जिसका वेटिंग पीरियड काफी लंबा है। ये खबर उत्तर प्रदेश BJP से जुड़ी है, जिसके नए अध्यक्ष के नाम का इंतजार न सिर्फ काफी लंबे वक्त से हो रहा है, बल्कि संभावित नामों की लिस्ट भी काफी लंबी है। लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि BJP ने अपने UP अध्यक्ष के चुनाव की समय सारणी तय कर दी है और सिर्फ 2 दिनों में यानी 14 दिसंबर को UP BJP को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। समय सारणी के अनुसार आज से ही UP अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम शुरू हो गया। आज के तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम का भी शुरुआत कर दी गई। 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे। इसी दिन नामांकन पत्र की स्क्रूटनी और नामांकन पत्र वापसी भी होगी। नए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान भी उस स्थिति में कराया जाएगा जब 1 से ज्यादा नामांकन दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री DL संतोष और मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज ही लखनऊ पहुंचे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में कुल 464 मतदाता होंगे। इनमें 5 सांसद, 26 MLA, 8 MLC और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्यों के साथ जिला अध्यक्ष शामिल हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान और नॉमिनेशन से पहले आज शाम लखनऊ में बड़ी बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री DL संतोष, बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और दोनों डिप्टी CM समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। आमतौर पर बीजेपी में सर्वसम्मति से चुनाव की परंपरा है, यानी जो व्यक्ति नॉमिनेशन करेगा वही यूपी बीजेपी का अध्यक्ष होगा।
अब जब नॉमिनेशन में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है तो सवाल यह है कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। पॉलिटिकल कॉरिडोर में कुछ नामों की चर्चा है, एक एक कर उन नामों को भी आइए देखते हैं और उनकी मजबूती और कमजोरी भी समझते हैं। पहला नाम है बीएल वर्मा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में लोधी समुदाय से आने के साथ साथ केंद्र में मंत्री हैं। अमित शाह के साथ काम करने का अनुभव है। सुनील बंसल के साथ भी काम कर चुके हैं, ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। पश्चिम यूपी में लोध वोट बैंक को एकजुट करने में काफी फायदा पहुंच सकता है। दूसरा नाम है पंकज चौधरी का। ये केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। ओबीसी के कुर्मी वर्ग से आते हैं। महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। पूर्वांचल में पार्टी को इनसे काफी फायदा हो सकता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है साध्वी निरंजन ज्योति का। ओबीसी वर्ग में निषाद मल्लाह समुदाय से आती हैं। जातीय गणित के साथ साथ भगवा धारण करना, महिला होना और किसी के गुट में नहीं गिना जाना इनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी अध्यक्ष पद की रेस में हैं। फिलहाल वो राज्य सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। पीएम मोदी के करीबी कहे जाते हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और संगठन में काम करने का अनुभव भी है। संभावनाओं और कयासों वाली इस लिस्ट में यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी है। यूपी के बड़े ओबीसी नेताओं में वो गिने जाते हैं। राजनाथ सिंह और उमा भारती के करीबी माने जाते हैं। छठा नाम दिनेश शर्मा का है। राज्यसभा के सांसद हैं। यूपी सरकार में डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। सरकार और संगठन दोनों में काम करने का अनुभव है। पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ सबका भरोसा उन्हें हासिल है। सत्ता की राजनीति में 7वां नाम अमरपाल मौर्य का है। ओबीसी वर्ग से आते हैं। संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव उनके पास मौजूद है। कयास लगाने का देखिए, ये तो आप लोगों का विशेषाधिकार है कि आप कयास लगाते रहें, लेकिन असली पिक्चर तो कल जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और जब परसों अर्थात 14 तारीख को कौन अध्यक्ष होगा वो सामने आ जाएंगे। धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला संगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से पार्टी अपने सभी दायित्व निर्धारण करती है। कल प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन है, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का, प्रदेश अध्यक्ष का, और परसों उस प्रक्रिया का विधिवत समारोह माननीय पीयूष गोयल जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव अधिकारी है, उनके आगमन के समय घोषणा होगी और प्रक्रिया का पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता इन चुनावों में नीचे से लेकर ऊपर तक सहभागी होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का यही विशेष गुण है। यह पारिवारिक पार्टी नहीं है, आम जन की, आम कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। एक तरफ यूपी में बीजेपी की अध्यक्ष पद वाली तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि यूपी में एसआईआर के बहाने 3 करोड़ लोगों का नाम काटने की तैयारी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। जो एनआरसी ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे वो एनआरसी लेकर के आए हैं। ये लोगों के कागज ढूंढवा रहे हैं। अगर कभी एनआरसी लागू तो कागज क्या देने पड़ेंगे? यही तो कागज देने पड़ेंगे। हम आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं और एसआईआर करा रहे हैं जिससे लोग परेशान हैं। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? अगर हमें वोट ही नहीं डालेंगे हम तो फिर लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? यूपी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति की बात भी करते हैं, जहां पवार परिवार के दोनों अलग अलग राजनीतिक गुटों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में शरद पवार के जन्मदिन की पार्टी थी जिसमें अजित पवार भी शामिल हुए थे। अब अजित पवार की पार्टी के एक नेता पुणे में पोस्टर लगाकर पवार परिवार के एकजुट होने की मांग कर रहे हैं। पोस्टर लगाने वाले नेता का कहना है कि दोनों एकजुट होने से ही महाराष्ट्र का फायदा है, इसलिए दोनों एक साथ आ जाएं।
आपको बता दें कि आज ही शरद पवार 85 वर्ष के हुए हैं। इससे पहले ही एक पार्टी थी लेकिन जिसमें अजीत पवार शरद पवार के घर पहुंचे थे, जिसके बाद से ही एनसीपी के दोनों गुटों की एकजुटता की अटकलें तेज हो गई। हालांकि इस विषय पर एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी का कहना है कि कई लोग चाहते हैं कि पवार परिवार एक साथ आ जाए। हालांकि इस मामले पर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार उनके जन्मदिन पर शरद पवार से मिलने गए हों। इसे राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। परिवार के लोग हैं, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। आज जो पुणे की परिस्थिति है तो हर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि दोनों पवार साहब एकत्र आना चाहिए और वो जब एक साथ आएंगे तो ये पुणे महानगर पालिका के ऊपर दो नहीं एक ही राष्ट्रवादी का झंडा लहराएगा, ये हमारी भावना है। राहिला प्रश्न अजितदादांनी त्यांची साथ सोडली असं जे काही तुम्ही म्हणता, तर काल परवा दादा सोबत होते ना, बाळ कडूतला एक थेंब मी पण प्यालेलो आहे। जयंत पाटील साहेबांनी प्रदीर्घ प्रवास केलाय त्यांच्यासोबत। आमच्या श्रद्धास्थान आदरणीय पवार साहेब आहेत, अजितदादांचे श्रद्धास्थान है। अजित पवार साहब हमारे साथ है, महायुति के साथ है। गए साल भी अजित पवार साहब शरद पवार साहब के बर्थडे में गए थे, ये साल भी उनके जन्मदिन वो मनाने गए थे। प्रफुल्ल भाई भी गए थे, दूसरे नेता भी गए थे। तो पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो हमेशा पारिवारिक और अच्छे रहने चाहिए, किसी के भी हो, और राजनीति अपनी जगह पे होनी चाहिए। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति से एक और अपडेट है। ये अपडेट 7 चुनाव लड़ने को लेकर है। जब से महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने 7 चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तब से शिवसेना उद्धव और कांग्रेस के हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि महायुति डर गई है, इसलिए 7 चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, महायुति में जो तीनों पार्टियां हैं उनके बीच सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं। सरकार में शामिल तीनों पार्टियां जब अलग अलग लड़ेंगी और आमने सामने होंगी तो थोड़ा बहुत छींटाकशी तो होगी। तो प्रचार के दरमियान थोड़ी बहुत बातें हुई, उसकी वजह से बोला गया महायुति खतरे में है, सरकार खतरे में है, ये आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि वो तभी तय हो गया था कि जो महानगर पालिका के चुनाव हैं, खासकर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, वो हमको मिलकर लड़ना है, ये पहले से तय था। जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, भाग भाग के अमित शाह के पास जा रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं महायुति में बहुत ज़्यादा खटास है। देवेंद्र फडणवीस और दोनों में देखिएगा कि 2-2 सीट की गैप होती है बैठने के लिए, तो सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनको कैसे लड़ना है वो तो वो बता सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी जो है महानगर पालिका के चुनाव को लड़ रही है। सत्ता में अब आपको एक घोटाले के बारे में बताते हैं जो चौंकाने वाला है। अब तक आपने कई बार और कई तरह के घोटाले देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा, जैसे जमीन घोटाला, चारा घोटाला, स्टैंप घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन एमपी में एक अलग तरह का घोटाला हुआ है, नाम है गवाह घोटाला। इसके प्रायोजक है इंदौर पुलिस। एमपी की इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठे हैं और फिर मामला गवाहों से ही जुड़ा है। 2 ऐसे गवाह जो हर मुकदमे, हर जुर्म में गवाह के तौर पर पुलिस द्वारा पेश किए गए, और ऐसा 1-2 नहीं बल्कि 1250 मुकदमों में किया गया। इंदौर में एक थाने की पुलिस ने 1250 मुकदमों के लिए सिर्फ 2 गवाहों को ही पेश किया, जिसके बाद जांच हुई, तब पता चला कि ये तो बहुत नाइंसाफी हुई है। इससे पहले ऐसा ही मामला इंदौर में चंदन नगर थाने में आया था, जब कई मामलों में सिर्फ 2 लोग आमिर और सलमान को बार बार गवाह बनाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की क्लास भी लगाई थी, लेकिन इससे भी उन्होंने सबक नहीं लिया है। अब पता चला है कि इंदौर के एक थाने में 1250 केस में सिर्फ 2 लोगों को बार बार गवाह बनाया गया है। इन गवाहों के नाम है नवीन और इरशाद, जिन्हें 1000 से ज्यादा मामलों में पुलिस ने गवाह बनाकर पेश किया। 2022 से 2023 के बीच दर्ज मामलों में पुलिस ने सिर्फ नवीन और इरशाद को गवाह बनाया। चंदन नगर के बाद अब ये गवाह घोटाला हुआ है खजराना थाने में।
इसके अलावा यह भी पता चला है कि पुलिस 265 बार केस डायरी ही समय पर नहीं पहुंचा पाई और 333 मामलों में पुलिस गवाह लेकर अदालत नहीं पहुंच पाई। अब यह मामला बढ़ने पर पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं और डीसीपी ने तत्कालीन थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। ट्विटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश ये है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।